हेलो क्लास। आज हम सभी केमिस्ट्री का क्लास 9th का एक बहुत बेसिक टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे, वो पढ़ेंगे। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लास 9 से पास होके जब बच्चे 10th में आ जाते हैं, तो कई लोग वो टॉपिक को भूल जाया करते हैं। व्हिच इज़ कंप्लीटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। बट बिकॉज़ अब हम वापस अपना 10th क्लास शुरू कर रहे हैं और हम चैप्टर 1 पढ़ चुके, चैप्टर 2 पे जा रहे हैं। इन चैप्टर 1 पे, 2 पे इस क्लास 9th का जो टॉपिक है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और जो भी बच्चा क्लास 9th में है, 10th में है, उन लोगों को ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। तो और हम डिले ना करते हुए आज की क्लास का हम लोग शुरू करते हैं। अब आप सभी को अगर फ़िलहाल स्क्रीन पे देखोगे, तो आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा पिक्चर। दिस पिक्चर इज़ ऑफ एन एटम। अगर आप एक एटम को कभी विजुअलाइज़ करोगे, तो उसको इतना ब्यूटीफुल भी आप लोग बना सकते हो। और अगर आप उसको पढ़ने समझने जाओगे, तो ये कुछ इस तरीके से आपको एक एटम दिखता है। भैया हमारे पास जो भी मैटर है, इवन दिस पर्सन हु इज टॉकिंग राइट नाउ, और आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग भी क्या है, मैटर। और आप सब के सब किससे बने हैं? आप सब के सब बने हैं इसी एटम से। नाउ वी एक्चुअली डोंट नो हाउ इट लुक्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट गेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ एटम। एटम के सेंट्रल पार्ट में अगर आप लोग देखें, यहाँ पर आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और एटम्स के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में भैया छोटे छोटे बॉल्स घूमते रहेंगे, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर आप हिस्ट्री ऑफ एन एटम पढ़े होंगे, जो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, उसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ी है। उसको हम कभी और भी देखेंगे। आज हम क्या जानते हैं एटॉम एटम की डिस्कवरी के बाद, कि उसका सेंट्रल कोर जो होता है, जो आपका न्यूक्लियस कहलाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर बच्चों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स साथ में रहते हैं और उनके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। एक एटम के अंदर एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए ओवरऑल हमेशा जो एक एटम होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और जो जभी भी कोई हम एक एटम के मास की बात करते हैं, उसके हम एटॉमिक मास की हम बात करते हैं, तो हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास का एडेड जो वैल्यू आता है, उसको देखते हैं। तो हमने क्या सीखा है फिलहाल तक, कि हमारे पास एक एटम है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जो सेंटर पे होते हैं, जो एक एटम के मास, एटॉमिक मास को बताते हैं। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स गोल-गोल घूमता है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमेशा इक्वल होता है। क्योंकि उनका नंबर इक्वल है, तो एटम इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल होता है। ये एक बहुत बेसिक बात आप लोग जाने हैं। इसके बाद सर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम इस न्यूट्रल एटम के अंदर कोई चार्ज डेवलप कर सकें? या तो उसके अंदर हम लोग पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर सकें, या उसके अंदर हम लोग नेगेटिव चार्ज डेवलप कर सकें। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? हाँ, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब ये पॉसिबल कैसे है? वो या तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस से, मतलब या तो आप एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दो, ठीक है? या फिर आप क्या करो, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल दो। ये बाहर गया और अब ये कहाँ जाएगा? अंदर। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाएगा, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा। एक न्यूट्रल एटम के अंदर मान लेते हैं मेरे पास 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं मेरे पास 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब देखो, जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान लो मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब मेरे पास यहां पर 5 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है।
जो कि अब इक्वल नहीं है। यहाँ के 4 प्रोटॉन और यहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, उनकी वैल्यूज को हम लोग जीरो कर देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक प्लस चार्ज है, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा प्लस चार्ज है भैया, उसी के चक्कर में कटायन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, उसी के चक्कर में कटायन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, आप सभी को ये कटायन के ऊपर का प्लस चार्ज दिख रहा होगा। तो ये कटायन के ऊपर का जो प्लस चार्ज आप लोगों को दिख रहा है भैया, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपने ऐड कर दिया है। अगर आपने ऐड कर दिया है तो यहाँ पर पहले जो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन थे वो अब हो गए 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि अनइक्वल हैं। अब क्योंकि वो लोग अनइक्वल है तो 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को कट करके उनकी वैल्यूज को जीरो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बैठेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बैठेगा, इसीलिए एनायन के ऊपर माइनस चार्ज, इसीलिए कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यूजुअली बच्चों को तकलीफ होती है, वो भूल जाते हैं सर कटायन में प्लस रखना है कि माइनस। ध्यान से देखो, कटायन के अंदर टी है और टी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसीलिए कटायन के अंदर टी, तो कटायन कैसा हुआ, पॉजिटिव। एनायन, एनायन का अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, अ नेगेटिव आयन। ठीक है, तो अगर आपने कभी भी क्या किया, एक एटम लिया और उस एटम के ऊपर अगर प्लस चार्ज गया तो कटायन, उसका लॉजिक, माइनस चार्ज आया उसको एनायन बोलेंगे, उसका लॉजिक। अब चाहे प्लस चार्ज डेवलप हो चाहे माइनस चार्ज डेवलप हो, जनरल टर्म्स में आप कैटायन और एनायन अगर नहीं बोल पा रहे, थोड़े डाउटफुल हैं, तो आप सिंपली आयन बोल दीजिए। आयन बेसिकली ये बताता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आपका इक्वल नंबर होना चाहिए वो नहीं। तो फिलहाल यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया बच्चों, आर्यन, अशद, कृपा, लक्ष्य, संस्कृति, श्रीश, पर्श, जयेश, सक्षम, शारिक, सोहम, डाउट है नहीं है, बताइए, क्लियर है नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक, नहीं सर। ग्रेट ग्रेट, ठीक है भैया, चलो तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आपको मैं एक रिप्रेजेंटेशन करके समझाता हूँ। देखो क्या होता है, अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर लिथियम का मैंने एग्जाम्पल लिया है। जो मैंने लिथियम का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है बच्चों, इसमें आप लिथियम एटम के बारे में पढ़ने जाएंगे तो लिथियम एटम के अंदर होता है 3 प्रोटॉन, होता है 4 न्यूट्रॉन और होता है 3 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पहले शेल में आ गए, दूसरे शेल में आ गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाता है। सर इलेक्ट्रॉन का यहाँ गेन क्यों नहीं हुआ, वो आपको समझाया जाएगा थोड़ी देर के बाद। अभी समझिए सिर्फ इतना कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो पहले के कंपेयर में यहाँ पर अब है भैया 3 प्रोटॉन और है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि इक्वल नहीं है। तो अब क्या हुआ, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा प्रोटॉन को डिनोट करने के लिए हम लोग लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज लगाते हैं और इसको कॉल करते हैं हम लोग एज लिथियम कैटायन। दिस इज हाउ यू मेक एनायन और अ कैटायन। मैंने एग्जांपल कैटायन का दिया, आप लोग एनायन का एग्जांपल जो है बाद में और पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझा दूं। देखिए क्या होता है, जब भी हम एटम के बारे में बात करते हैं, तो अभी हमने जब यहाँ पर एटम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात की थी, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल की बात की थी, उसका मतलब क्या है, वो क्या करता है, तो उसको अगर हम थोड़ा समझें और कुछ उसमें अपनी नॉलेज गेन करना चाहें, तो वो ये कि एटम जो होता है वो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, चाहे आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या गेन करे, इसी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। हम लोग इसी को भैया केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली आज के बाद अगर आपने इसका वर्ड सीखा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है
इलेक्ट्रॉन का कहीं से लॉस है या फिर इलेक्ट्रॉन का कहीं गेन हो रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ नहीं हो रहा। बेटा मान लीजिए अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपना लॉस या गेन किए, अगर तीव्र तरीके से बहुत ही विग्रस होकर कर दिए, तो हिरोशिमा नागासाकी जैसे कोई काम हो जाता है। तो इसीलिए हम वो नहीं पढ़ रहे फिलहाल, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में आएगा। अभी हम ध्यान दे रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन के गेन के वजह से होते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट था। तो बेसिकली अगर आपका एटम केमिकल रिएक्शन दे रहा है, मतलब वो रिएक्टिव है, वो उसको आप रिएक्टिव या फिर आप उसको एक्टिव बोल सकते हो। अगर वो केमिकल रिएक्शन नहीं दे रहा है, मतलब वो इनर्ट है, मतलब वो आपका नोबल एलिमेंट है, नोबल एटम है। तो आपके जितने भी एटम्स या एटम्स के समूह को हम एलिमेंट कहते हैं, आप जितने भी एटम्स या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी रिएक्टिव या एक्टिव, दूसरा कैटेगरी आपका होता है इनर्ट। ठीक है, तो अभी जो हम इनर्ट की बात कर रहे हैं वो इनर्ट कब होगा, कब हमको समझ में आता है कि हमारा एटम इनर्ट है, कब हमको समझ में आता है कि हमारा एटम रिएक्टिव या फिर एक्टिव है। वो समझ में आएगा हमको ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। तो वो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ कैरेक्टर है क्या, या इलेक्ट्रॉन्स का नेचर है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। तो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता हो, ठीक है, और आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट पता हो, ठीक है, तो आप ये बता पाएंगे कि वो आपके, एक मिनट, हाँ, वो आपके रिएक्टिव एटम का डेवलपमेंट करेंगे या फिर इनर्ट का। इसी बात को समझने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट समझने के लिए हमको एक टॉपिक को पढ़ना समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आया और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना समझना चाहते हैं, फटाफट से जवाब दे दें जल्दी से, या कोई डाउट है तो फिर डाउट पूछ लो यार। नो डाउट, चलो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भैया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो बड़ा भारी वर्ड है, एटॉमिक फिजिक्स या फिर क्वांटम केमिस्ट्री। हमको फिलहाल यहाँ ध्यान नहीं देना। हमें क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल। सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स को हमने कैसे अरेंज किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को पढ़ पढ़ के जितने भी हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग रहे, उन लोगों ने बताया अगर इलेक्ट्रॉन्स दो रूल को फॉलो करते हैं। कौन कौन से, वो हैं आपके डुप्लेट और वो हैं आपके ऑक्टेट। अगर आपके डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को वो लोग फॉलो करते हैं, तब अगर इफ दे फॉलो, they will be called as inert atoms और inert elements। अगर they do not follow, अगर वो लोग उसको फॉलो नहीं करते, तो वो आपके एक्टिव एलिमेंट्स हो जाएंगे। चलिए आइए आपको हम थोड़े से आपके इनर्ट एलिमेंट से मिलवाते हैं। तो ये डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या है भैया, आप लोग को समझाता हूं, ध्यान से देखो। कभी कभी जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनके जो लास्ट शेल होते हैं उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। जो हीलियम है, हीलियम का एक ही शेल है, तो वही उसका पहला शेल भी है और लास्ट शेल भी है। तो हमको सिखाया गया, पढ़ाया गया, बताया गया कि हमारे पहले शेल में, अगर हमारे पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सर हो कितने सकते हैं, हो भी मैक्सिमम दो ही सकते हैं। या इसका मतलब ये हुआ, या तो आपके पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा या आपके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन होगा। आपके पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाला हाइड्रोजन है और दो कैरी करने वाला हीलियम है। तो हीलियम एक इनर्ट गैस की कैटेगरी में आता है और हाइड्रोजन जो है एक एक्टिव गैस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो आपका
ये जो डुप्लेट रूल है उसको फॉलो नहीं करता। अब बारी आई फर्स्ट शेल के बाद, चाहे आप सेकंड शेल में बैठे हो, चाहे आप थर्ड शेल में बैठे हो, चाहे आप फोर्थ शेल में बैठे हो। अगर आपका सेकंड शेल लास्ट शेल है, अगर आपका थर्ड शेल लास्ट शेल है, या फिर अगर आपका फोर्थ शेल लास्ट शेल है, तो उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब वो स्टेबल कहलाएगा। अगर 8 नहीं होंगे तो वो स्टेबल नहीं कहलाएगा। बेसिकली स्टेबिलिटी लाने के लिए, इनर्टनेस लाने के लिए पहले शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे, तीसरे, चौथे में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये तो मैं बार-बार कह रहा हूं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी। अभी आप लोगों को थोड़ी देर के बाद मैं 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। एक है मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो होती है ना भैया, वो थोड़ी-सी अलग होती है, और दूसरी होती है आपकी स्टेबिलिटी कैपेसिटी। तो स्टेबिलिटी कैपेसिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए बताता हूँ। अगर आप ध्यान से यहाँ देखो, पहला शेल, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो जो आपके शेल्स होते हैं ना, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर रखे होते हैं, उनका नाम होता है। जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसको हम लोग के शेल बोलते हैं, फिर उसके बाद उसको हम एल शेल बोलते हैं, फिर उसको हम एम शेल और एन शेल बोलते हैं। के शेल में स्टेबिलिटी के लिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और के शेल के बाद कितने भी आप शेल ले आओ, वहां पर स्टेबिलिटी के लिए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ये स्टेबिलिटी कैपेसिटी का रूल है। इसको मैक्सिमम कैपेसिटी से कंफ्यूज ना करें, वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। तो हमको यहां तक समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर कि भैया अगर हमको केमिकल रिएक्शन नहीं करना है, इनर्टनेस लानी है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार कोई डाउट है तो भैया वो पूछे बिंदास, या कमेंट बॉक्स में भी लिख दे, तो कमेंट बॉक्स के अपन पढ़ के जवाब दे देंगे। आर्यन, अक्षत, कृपा, लक्की, संस्कृति, श्रीश, स्पर्श, जयेश, सक्षम, शारिक, सोहम। बढ़िया, चलो कोई डाउट नहीं। नाउ अब देखो, ये हुई हमारी स्टेबिलिटी कैपेसिटी। सर हमने ना एक चीज पढ़ी थी, हमने, जिनको 9th क्लास का याद आ रहा होगा, उन्होंने एक चीज पढ़ी। सर हमने पढ़ा था पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चौथे शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ तो आप 8 8 8 8 लिखा रहे हो, यहाँ पे तो 2 8 18 32 हो गया। ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर, तो उसको समझिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला 2 कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमेशा एक होता है आपका स्टेबिलिटी कैपेसिटी, एक होता है मैक्सिमम। जो आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बात को समझ जाएंगे। समझिएगा, सुनिएगा। We know we do have a habit of eating 5, 6, 7, 8, 9, 10 rotis. But if I eat too much, I will not be able to play very well. So if I want to play very well, I must have a stability in my body. एनर्जी भी चाहिए, तो थोड़ा खाना चाहिए, उतना खाओ जिससे स्टेबिलिटी भी आए और एनर्जी भी आए। मैक्सिमम कैपेसिटी तो हम 10-10, 12-12 रोटियां की भी कर लेते हैं। वैसे ही जो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का हर एक शेल में, वो अलग होता है, स्टेबिलिटी कैपेसिटी अलग होता है। तो सर हम जब केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो किस पे ध्यान दें? केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे उस समय हम ध्यान देंगे, बस हमको ये पता करना है कि हम मैक्सिमम भैया आपके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हैं। उसके लिए मैक्सिमम कैपेसिटी की पढ़ाई करेंगे, और उसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे 2n²। नाउ व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जांपल k को नंबर मिला है 1, l को नंबर मिला है 2, l m को नंबर मिला है 3, 4 को नंबर मिला, n को नंबर मिला है 4। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट करते जाओ। 2 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 ही आएगा। 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2 जा 8 आएगा। 2 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 होगा, 9 2 जा 18 आएगा। 2 4 का स्क्वायर,
4 4s are 16, 16 2s are 32. This is the electronic configuration of atoms. Kids, कोई डाउट, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? रिवीजन हो गया है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया। तो देखिए, अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक बच्चों आपने पढ़ा कि भैया एक एटम क्या होता है, उसके बाद आपने पढ़ा कि आयन, आयन के अंदर दो कैटेगरी क्या होती है, एक आपका होता है कैटायन, एक होता है आपका एनायन, और एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो आपको पढ़ना होता है। तो वो आपने अरेंजमेंट पढ़ लिया है। इसके बाद अब हम पढ़ाई करेंगे कि जब हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, लॉस करेगा, गेन करेगा, तो क्या होगा? तो आपके दो या दो से ज्यादा एटम्स क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो आपका मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर अब जो आपका मॉलिक्यूल बना है, अगर मॉलिक्यूल जो है सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, अगर आपका मॉलिक्यूल जो है सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, तो भैया आप लोग उसको बोलते हो एलिमेंट। लेकिन अगर जो आपका मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना होता है, तब आप लोग उसको प्यार से बोलते हो कंपाउंड। ठीक है? और जब हम कंपाउंड बनाते हैं, जब हम कंपाउंड बनाते हैं, तब हमको उसका फॉर्मूला बनाना आता है, और वहीं पर हम लोग सारे के सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो अगला टॉपिक जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वो ये है कि हमको उन कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो जितने बच्चे अब वो कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाना है उसके लिए एकदम रेडी हैं, फटाफट से रेडी दो। शारिक आपके सवाल का जवाब बाद में देंगे, थोड़ा वेट करना है ना। ओके, नाउ अब सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिए, वो जो पॉइंट आ गया है आपका, कंपाउंड में हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। अब जब हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो जब भी हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनाते वक्त हमारे पास एक प्लस चार्ज वाला कैटायन मौजूद होता है, एक माइनस चार्ज वाला एनायन मौजूद होता है। तो जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स क्या होते हैं हम आपको समझाएंगे, आइए देखिए। स्टेप्स टू फॉर्म अ फॉर्मूला। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, जो भी आपके पास कैटायन है उसका लिख लो, उसका कैटायन का वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, लिथियम के ऊपर आता है +1। एनायन ले लेते हैं, हम एक एनायन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। सब बच्चों को पता है ऑक्सीजन के ऊपर आता है -2 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आता है -2 चार्ज। अभी हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में जाने से पहले क्या करना होगा, जिसके ऊपर जो भी चार्ज है उसको हटा दीजिए, मतलब रिमूवल ऑफ चार्ज। जो भी आपके ऊपर चार्जेस थे भैया, प्लस या माइनस, हमने उनको हटा दिया, बस नंबर लिख दिया। ठीक है? अब तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो लिथियम के ऊपर पावर में जो नंबर लिखा है उसको आप O के नीचे ले जाओ, और जो O के ऊपर जो पावर में नंबर लिखा है उसको वहां ले जाओ। तो Li के नीचे आ गया 2 और O के नीचे आ गया 1। जैसा आप लोग मैथमेटिक्स में 5/1 को
सिंपली 5 लिखते हो, 1 को आप लोग कभी भी नहीं लिखते हो। सेम वही तरीके से यहाँ पर O के नीचे 1 को मैं नहीं लिख रहा। तो हेंस मेरा फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पर Li2O। अब इसका नाम कैसे होगा वो आपको सिखा दिया जाएगा। उसका एक जो सिंपल सा तरीका है बताता हूँ। देखिए, जब कभी भी फॉर्मूला बनाते वक्त जब कभी भी फॉर्मूला बनाते वक्त अगर आप जो भी कैटायन एनायन ले रहे हैं उसका नाम देखिए। अगर O के ऊपर -2 है तो उसका नाम हो जाता है ऑक्साइड और लिथियम का नाम लिथियम ही रहता है। तो जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो इसका नाम लिखने आएंगे तो लिथियम को तो आप लोग लिथियम ही लिखेंगे, बस O-2 की जगह आप लोग यहाँ पर ऑक्साइड लिख देंगे। आपका नाम रेडी, आपका फॉर्मूला रेडी। बस ये वाला जो टेबल आप लोग के सामने हमने रखा है, भैया ये अगर आपको आता है, मस्त तरीके से फॉर्मूला सट्टा-सट बनाओगे। सब तो आसान है, जो भी फॉर्मूला के वो चार्ज है उसको हटाओ, नंबर है उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 है तो मत लिखो, बाकी नंबरों को लिखो और आ गया। और इसको रट डालो, रटने में तो हम लोग उस्ताद ही होते हैं। फटाफट अमोनियम को NH4+1 है ना, हाइड्रो मतलब OH-1, कार्बोनेट मतलब CO3-1 सॉरी CO3-2। अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा-सा एक-दूसरे को कन्फ्यूज़ आते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आप लोग को मिल रहा है पॉली एटॉमिक आयन। इस पॉली एटॉमिक आयन वर्ड को मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आपके पास एक कोई पॉली एटॉमिक आयन है, तो आपके पास एक मोनो एटॉमिक आयन भी होना चाहिए। नाउ व्हाट इज एन आयन? आयन मतलब या तो प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज। ठीक है भाई। एटॉमिक मतलब जो कभी एटम था। तो ये हो गया H और ये हो गया F। अकेला एटम जिसके ऊपर एक चार्ज, मोनो एटॉमिक आयन। अकेला एटम जिसके ऊपर कोई भी एक चार्ज, मोनो एटॉमिक आयन। अब आते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब दो या दो से ज्यादा। तो आप लोगों ने ये देखा है बहुत बार बार OH और उसके ऊपर -1 चार्ज। -1 मतलब आयन हो गया, दो एटम है मतलब पॉली एटॉमिक हो गया। तो इन शॉर्ट पॉली एटॉमिक आयन। प्लस चार्ज भी हो सकता है सर, बिंदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल NH4, इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पर 5 एटम और उनके ऊपर एक चार्ज, इसीलिए इसको बोला जाएगा पॉली एटॉमिक आयन और इनको बोला जाएगा मोनो एटॉमिक आयन। कोई बहुत भयानक सी बात नहीं है ना। पॉली एटॉमिक कोई भयानक सी बला है, ऐसा कोई बला नहीं है। बस अगर दो या दो से ज्यादा एटम साथ में हैं और उनके ऊपर कोई चार्ज बना पड़ा है, पॉली एटॉमिक आयन। सिंगल एक एटम है उसके ऊपर कोई चार्ज बना पड़ा है, तो भैया मोनो एटॉमिक आयन। इतना पढ़ो। बताओ, कोई पूछ रहा है, कोई डाउट लगा मुझे किसी का आया? अब सारे बच्चे एकदम बताइए कि ये जो शॉर्ट रिवीजन हमने किया, कितने बच्चों को फटाफट मस्त तरीके से समझ में आ गया? बता दो भाई। नहीं आया समझ में किसी को? गुड। हम्म। चलिए, एक छोटी सी चीज है, ध्यान से देख लीजिए, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। आप हमेशा याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो हमेशा H+1 बनाता है, हमेशा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन अपना H+1 लेके भाग गए, तो बचा कौन? SO4। 2+1 चले गए, तो यहाँ पर ओवरऑल न्यूट्रल है। इसको न्यूट्रल करने के लिए मेरे पास SO4 के ऊपर -2 का चार्ज होना चाहिए। इस तरीके से
कोई भी आपके पास कंपाउंड रहेगा, उस कंपाउंड का एक का भी अगर आपको चार्ज के बारे में नॉलेज होगी, तो आप दूसरे का चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों? अब मेरी बात सुनिए सारे के सारे। यहाँ जितना मुझे आज यहाँ पढ़ाना था, मैंने यहाँ पर पूरा पढ़ा दिया है। अब जो भी हमें इसको इससे ले कोई डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, आप मुझसे शेयर करना। मैं आपके साथ अगली क्लास में इसके और कोई डाउट, कोई फ़ॉर्मूला मेकिंग कुछ भी होगा और हमको और सॉल्व कैसे करना है, अगली क्लास में करें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बच्चा पार्टी।